अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब ये जो क्वेश्चन है आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, इस पे ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्डेड है, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे हम इसको शॉर्ट में स्टडी कर लेते हैं। तो बेसिकली आर्हीनियस एक साइंटिस्ट था, उसने एसिड और बेस का कंसेप्ट दिया कि एसिड और बेस को हमने कैसे डिफाइन करना है, वो कौन होते हैं। तो कहते हैं 70 आर्हीनियस स्वेडिश केमिस्ट सजेस्टेड दैट एसिड एंड बेसिस में बी क्लासिफाइड इन द टर्म्स ऑफ देयर बिहेवियर इन वाटर। कहता है हम एसिड और बेसिस को उनके वाटर के अंदर बिहेवियर के तौर पे क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो वाटर में कैसे बिहेव करते हैं। According to him, an acid is a substance which dissociate in water to give proton or hydroxonium ion। तो उसके मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस है, जब हम उसको पानी में हल करते हैं ना, तो वो पानी में जाके या तो वो प्रोटॉन देगा यानी H+ आयन देगा, या वो फिर हाइड्रोक्सोनियम आयन यानी H3O पॉजिटिव आयन देगा। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है? HCl इसकी एग्जांपल है, HNO3 इसकी एग्जांपल है और HCN इसकी एग्जांपल है। अब ये तीनों जो एसिड्स हैं ये पानी में जाके H+ आयन देंगे। जैसे आप रिएक्शन नीचे देखें तो HCl को हमने पानी में हल किया, तो HCl ने वहाँ जाके H पॉजिटिव आयन दिए। वो H पॉजिटिव आयन वाटर के साथ मिलकर H3O+ बना दिया और पीछे क्या बच गया? Cl- आयन। तो ये HCl हमारा एसिड हो गया। अब हम बेस को डिफाइन करते हैं। सिमिलरली अ बेस इज दैट सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्सल आयंस। जबकि जो बेस है वो सब्सटेंस है, जब उसको पानी में हल करते हैं ना, तो वो हमें हाइड्रोक्सल आयन यानी OH- आयन देता है। अब इनकी एग्जांपल्स क्या है? NaOH, KOH, BaOH, ये सारी बेसिस हैं। जैसे NaOH देखें तो उसको पानी में हमने हल किया, तो पानी में जाके उसने OH- आयन दे दिया, तो ये NaOH हमारा बेस हो गया। उसके बाद आर्हीनियस ने रोल ऑफ वाटर भी बताया था कि वाटर का क्या किरदार है। वाटर हैज़ एन इसेंशियल रोल टू प्ले इन आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। Whenever an acid or base dissociate in water, its molecules participate in reaction by surrounding the resultant proton and hydroxyl ion। तो बेसिकली आर्हीनियस ने ये कहा था कि जब हम पानी के अंदर एसिड को या बेस को हल करते हैं ना, तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इंटरेक्ट करते हैं। अगर एसिड H+ आयन दे रहा है तो पानी के मॉलिक्यूल उसके साथ इंटरेक्शन करेंगे। अगर बेस OH- आयन दे रहा है तो पानी के मॉलिक्यूल्स उसके साथ इंटरेक्शन करेंगे। तो पानी वहाँ पे अपना रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कंपेयर आर्हीनियस एंड ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। हमने दो कंसेप्ट पढ़े थे थ्योरी में, एक आर्हीनियस था और एक ब्रोंस्टेड-लोरी था। तो यहाँ पे उसने कहा कि आप दोनों का एक शॉर्ट कंपैरिजन हमें दे दें। तो ये कंपैरिजन आपकी टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है। आर्हीनियस कंसेप्ट में क्या है? अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड्स प्रोड्यूस H+ आयंस एंड बेसिस प्रोड्यूस OH- आयंस। आर्हीनियस के मुताबिक एसिड जो है वो H+ आयन डोनेट करते हैं, जबकि जो बेसिस है वो OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं। जबकि ब्रोंस्टेड-लोरी के मुताबिक एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। जबकि जो ब्रोंस्टेड-लोरी के मुताबिक एसिड्स प्रोटॉन डोनर्स है यानी वो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, और बेसिस है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स क्या है? आर्हीनियस के मुताबिक HCl, HNO3 ये बेसिस एसिड्स हैं, जबकि जो NaOH एंड KOH है ये बेसिस है, क्योंकि ये OH- आयन डोनेट करेंगे। लेकिन अगर ब्रोंस्टेड-लोरी की बात करें तो उसके मुताबिक जैसे CH3COOH ये एसिड है क्योंकि ये H+ आयन देगा। इसी तरह NH4+ ये भी एसिड है क्योंकि ये भी क्या देगा? प्रोटॉन यानी H+ आयन। जबकि बेसिस कौन से हैं? NH3 अमोनिया, क्योंकि ये H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए ये बेस है। इसी तरह HCO3- ये भी एक बेस है क्योंकि ये भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। आर्हीनियस के मुताबिक इट रिक्वायर्स वाटर एज द सोलवेंट फॉर एसिड बेस बिहेवियर। आर्हीनियस का जो कंसेप्ट है ना, उसमें एसिड और बेस को जब हम पानी में हल करेंगे ना, तब उसका हम कंसेप्ट दे सकते हैं। अगर पानी मौजूद नहीं है तो एसिड और बेस का पता लगाना मुश्किल है। एप्लीकेबल इन एनी सॉल्वेंट और इवन गैस फेज रिएक्शन। जबकि जो ब्रोंस्टेड-लोरी का कंसेप्ट है ना, अगर उसमें पानी नहीं भी है फिर भी हम एसिड बेस की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इवन अगर कोई और सॉल्वेंट है या कोई गैस में हम हल कर लें, वहाँ पे भी एसिड और बेस का पता लगाया जा सकता है। नो कंसेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। आर्हीनियस में एसिड और बेस पेयर का कोई कंसेप्ट नहीं है, यानी एसिड अलग काम करेंगे, बेस अलग काम करेंगे, वो पेयर की फॉर्म में वर्क नहीं करेंगे। जबकि जो ब्रोंस्टेड-लोरी है, एसिड बेस वर्क इन द फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेट बेस।
जबकि जो ब्रोंसिलोरी है उसमें एस्टर और बेस पेयर की फॉर्म में काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द फॉलोइंग कंपाउंड्स। वो पूछता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 ये जो कंपाउंड्स ने दिए इनके साथ कैसे रिएक्शन करता है। अब यहाँ पे 4 कंपाउंड है तो हर एक का हम रिएक्शन लिख लेते हैं। पहला कंपाउंड है NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। तो जब अमोनियम क्लोराइड के साथ H2SO4 रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ये सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा NH4 अमोनियम सल्फेट इसको कहते हैं, और साथ में HCl बनेगा। दूसरा कंपाउंड है NH4NO3 यानी अमोनियम नाइट्रेट। तो जब इसके साथ H2SO4 रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, NH4SO4 वही जो ऊपर बन रहा है, और साथ में HNO3 एसिड बनेगा। तीसरा कंपाउंड है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट क्या बनेगा, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, और साथ में वाटर बनेगा। और लास्ट कंपाउंड है मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी MgCO3। तो जब इसके साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, MgSO4 में यानी मैग्नीशियम सल्फेट, साथ वाटर बनेगा और साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो ये H2SO4 के चारों कंपाउंड के साथ रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ बेस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। वो पूछता है कि क्या होता है जब हम बेस को रिएक्ट करवाते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यानी ऐसा ऑक्साइड जिसमें मेटल मौजूद नहीं है, तो उसके ऑक्साइड के साथ बेस को रिएक्शन जब करवाएं तो क्या होता है। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और आपने ये बताना है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की नेचर क्या है, उसके बारे में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है या आप क्या उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो वो कहते हैं व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अ सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। सबसे पहली बात है कि जब बेस का रिएक्शन होगा ना नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ तो दो चीज़ें बनेंगी, एक सॉल्ट बनेगा और दूसरे नंबर पे वाटर बनेगा। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज सिमिलर टू द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड बाय अ बेस। और अगर आपको याद हो ये वही रिएक्शन है जो हमने न्यूट्रलाइजेशन में पढ़ा था कि जब हम एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना तो तब भी यही चीज़ें बनती है, एक सॉल्ट बनता है और एक वाटर बनता है। तो यहाँ पे भी वही दोनों चीज़ें बन रही हैं। तो इसका मतलब है दिस शोज दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो इससे हमें ये बात पता लगती है कि ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है ना एक्चुअली में इनकी नेचर क्या होती है, एसिडिक होती है, इसलिए ये बेसिस के साथ मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। अब हम एग्जाम्पल के साथ इसको देख भी लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो इसमें ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है जो उसने पूछा है। तो जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो एक सॉल्ट बनेगा और एक वाटर बनेगा। सॉल्ट क्या बन रहा है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, साथ में वाटर बन रहा है। इसी तरह हम अब एसिड बेस चेंज कर लेते हैं, बेस हम ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब उसका रिएक्शन करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो उसमें भी क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट द रीजन ऑफ शोइंग एसिडिक करेक्टर बाय बोथ ड्राई HCl गैस एंड HCl सोल्यूशन इन वाटर। अब जो HCl है ना ये गैस की फॉर्म में एक्चुअली में होता है, लेकिन जब हम इसको पानी में हल कर दें तो ये सोल्यूशन बन जाता है। तो पूछ रहा है कि इन दोनों में एसिडिक नेचर बतानी है कि ये एसिड होते हैं या नहीं होते। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राई HCl गैस की। ड्राई HCl गैस शोज नो एसिडिटी बिकॉज इट कैन नॉट डोनेट हाइड्रोजन विदाउट वाटर मॉलिक्यूल्स। अब हमने एसिड की डिफाइन में पढ़ा था कि एसिड उनको कहते हैं जो कि H+ आयन डोनेट करते हैं। तो अगर हम बात करें ना HCl ड्राई गैस की, अब ये गैस है जो कि ड्राई है, इसमें पानी मौजूद नहीं है। तो ये जब पानी मौजूद नहीं है तो ये H+ आयन भी डोनेट नहीं कर सकती, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एसिडिक कभी नहीं है। जबकि हाउ एवर व्हेन HCl इज डिजोल्व्ड इन वाटर इट आयोनाइजेस टू फॉर्म H+ एंड Cl- आयंस विच गिव इट एसिडिक प्रॉपर्टीज। लेकिन जैसे ही हम इस ड्राई गैस को HCl को वाटर में हल करते हैं ना तो इसका सोल्यूशन बन जाता है। तो जब ये सोल्यूशन बन जाएगा तो ये अपने आयंस डोनेट कर देगा। तो ये दो आयंस डोनेट करेगा, H+ और Cl- आयंस। तो H+ आयन की वजह से इसकी नेचर क्या बन जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। देयरफॉर HCl शो एसिडिक करेक्टर ओनली इन सोल्यूशन नॉट इन ड्राई फॉर्म। लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो HCl है ना ये अपना एसिडिक करेक्टर सिर्फ सोल्यूशन की फॉर्म में दिखाएगा, अगर ड्राई फॉर्म है, खुश्क फॉर्म है, वहाँ पे ये नहीं दिखाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एन एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। कि एसिड में और कॉन्जुगेट बेस में आपने फ़र्क करना है। अब ये ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट हमने ये डिटेल से पढ़ा था।
एंड एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट्स अ प्रोटॉन। हमने एसिड की डिफाइन पढ़ी थी कि एसिड वो सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन यानी H+ आयन को डोनेट करता है। व्हेन एसिड लूजेस द प्रोटॉन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल बिकम्स इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो जैसे ही एसिड में से H+ निकल जाता है ना, तो जो वो बाकी एसिड का हिस्सा बचता है ना, उसको क्या नाम देते हैं? कॉन्जुगेट बेस का नाम देते हैं। दिस कॉन्जुगेट बेस इज वीकर दैन द एसिड हैज़ द एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है ना, ये वीक होता है एसिड से, इसलिए ये H+ आयन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? कॉन्जुगेट बेस कह रहे हैं। हम इसको एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl इज एन एसिड, आफ्टर डोनेटिंग H+ इट बिकम्स Cl- विच इज़ इट्स कॉन्जुगेट बेस। अब HCl एक एसिड है, इसको जब हम पानी में हल करेंगे तो ये H+ आयन डोनेट करेगा, और पीछे जब H+ डोनेट कर देगा तो पीछे क्या बचेगा? Cl- आयन बचेगा। तो अगर आप रिएक्शन देखें तो HCl एसिड है, वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है, वाटर यहाँ पे बेस का काम करेगा, HCl ने अपना H+ आयन डोनेट कर दिया, तो पीछे क्या बच गया? Cl- आयन। अब Cl- आयन को हम क्या कह देंगे? ये कॉन्जुगेट बेस है। लास्ट पोर्शन है इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस का। पहला सवाल है, एसिड्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल्स विद इन द ह्यूमन बॉडी, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। वो कहता है कि एसिड जो होते हैं ना, वो हमारी बॉडी में काफ़ी इंपॉर्टेंट उनका किरदार है, तो आपने इस बात को ज़रा एक्सप्लेन करना है। अब हमारी बॉडी में ना कई एसिड होते हैं, ज़्यादा जो यूज़ होता है वो है HCl जो कि हमारे मैदे में होता है। इसके अलावा भी कई एसिड हमारी बॉडी में मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं येस, एसिड्स परफॉर्म मैनी इंपॉर्टेंट रोल्स इन द ह्यूमन बॉडी, कि एसिड हमारी बॉडी में काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं। वन मेन एग्जांपल इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक। उसमें जो सबसे ज़्यादा काम कर रहा है वो है HCl जो कि हमारे मैदे में मौजूद है। अब इसका किरदार क्या है? रोल ऑफ HCl, नंबर 1, इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग द फूड स्पेशली प्रोटोन। कि हम जो खुराक खाते हैं उसके अंदर कई कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें जो प्रोटीन्स होती हैं ना, उनको डाइजेस्ट करने के लिए, उनको हज़म करने के लिए HCl इस्तेमाल होता है। इट किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया एंड जर्म्स इन फूड। इसके अलावा ये जो फूड है इसमें अगर कोई जर्म्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं या कोई जरासीम वगैरह हैं, उनको भी यह किल कर देते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड द राइट एसिडिक इन्वायरमेंट फॉर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक पेप्सिन टू वर्क प्रॉपरली। अब हमारी बॉडी में ना मुख्तलिफ एंजाइम्स भी होते हैं जो कि खुराक को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। उन एंजाइम्स को काम करने के लिए ना एसिड चाहिए होता है, तो HCl उनको हेल्प करता है ताकि वो खुराक को ब्रेक कर सकें। रोल ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। इसके अलावा हमारी बॉडी में 2 एसिड और होते हैं, एक है कार्बोनिक एसिड और एक है लैक्टिक एसिड। बिसाइड दिस, कहता है इसके अलावा, दिस बॉडी यूजेस कार्बोनिक एसिड टू मेंटेन द pH बैलेंस इन द ब्लड। जो कार्बोनिक एसिड है ना, ये हमारी ब्लड का pH लेवल कंट्रोल करता है। pH लेवल का मतलब है ये हमारी बॉडी में जो एसिड या बेस है ना, उनको एक लिमिट में रखता है, उनकी pH को एक लिमिट में रखता है। एंड लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज। और जो लैक्टिक एसिड है ना, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स हमारे यूज़ हो रहे होते हैं, तो उनमें लैक्टिक एसिड बनता है। सो एसिड्स आर इसेंशियल फॉर हेल्थ, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। तो हम कह सकते हैं कि जो एसिड्स है ना, वो हमारी बॉडी में हेल्थ भी मेंटेन कर रहे हैं, इसके अलावा डाइजेशन, खुराक हजम करने में मदद कर रहे हैं, और हमारी बॉडी में जो मुख्तलिफ रिएक्शंस हो रहे हैं उनमें भी वो हेल्प कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। वो पूछता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर के अंदर से पास करें तो क्या होगा, और आपने दोनों में बताना है कि फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन, अगर हम थोड़े से टाइम के लिए पास करें तब क्या होगा, फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, अगर हम ज़्यादा देर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पास करें तब क्या होगा। पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि लाइम वाटर क्या होता है। लाइम वाटर इज़ अ क्लियर कलरलेस सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, जब हम इसको पानी में हल करते हैं ना, तो एक सोल्यूशन बनता है, उसको कहते हैं लाइम वाटर। अब ये लाइम वाटर क्लियर होता है, यानी पानी की तरह होता है, एंड कलरलेस, इसका कोई कलर भी नहीं होता, तो इस सोल्यूशन को क्या नाम देते हैं? लाइम वाटर। तो उसने पूछा कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लाइम वाटर से पास करेंगे तो क्या होगा। पहले नंबर में हम देखते हैं फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन, कि अगर हम थोड़े से टाइम के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पास करें तब क्या रिएक्शन होगा। द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। अगर हम थोड़े टाइम के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे ना, तो जो लाइम वाटर है वो उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो मिल्की कलर हो जाएगा, वाइट सा। दिस हैपन्स बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन द लाइम वाटर टू फॉर्म इनसोलुबल कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कलर चेंज क्यों हुआ, तो इसकी वजह क्या है। वो कहता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन की है,
और उसके नतीजे में एक कंपाउंड बना है कैल्शियम कार्बोनेट। इस वजह से लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। अभी आपके सामने रिएक्शन भी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और उसके नतीजे में कंपाउंड बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर बन रहा है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसकी वजह से लाइम वाटर का कलर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास करें तब क्या होगा। फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन द मिल्की अपीयरेंस डिसअपीयर्स एंड द सॉल्यूशंस बिकम क्लियर अगेन। तो पहले देखा था हमने कि सोल्यूशन क्लियर था, हमने थोड़े से टाइम के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पास की, कलर मिल्की हो गया। लेकिन वो कहता है जब हम ज़्यादा टाइम के लिए पास करेंगे ना तो कलर दोबारा से क्लियर हो जाएगा, यानी कलर जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, सोल्यूशन मुकम्मल तौर पे अगेन क्लियर हो जाएगा। अब ये क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद द कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म सोलुबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बेसिकली होगा क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो मज़ीद कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन दोबारा करेगा, पानी की मौजूदगी में एक नया कंपाउंड बना देगा जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इस कंपाउंड ये सोलबल होगा जिसकी वजह से जो कलर है ना वो दोबारा से ख़त्म होकर क्लियर सोल्यूशन बन जाएगा। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।